अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर आ रही है। सर जी सर आ रही है। वालेकुम सलाम जी सर, आ रही है आवाज। थैंक यू जी, थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा जी। इब्राहिम, ये तुमने इतनी खतरनाक तस्वीर क्यों लगाई हुई है? इब्राहिम मेरा ख्याल है ऑन करके चला गया। अच्छा जी। हमारे पास आज तीन मैं नहीं एजेंडा हूँ पॉइंट्स सर, हैं। इधर ही हूँ। हाँ, क्या इब्राहिम इधर ही हो? अच्छा। हमारे पास तीन एजेंडा पॉइंट्स हैं। मैं ये जूम मीटिंग 40 मिनट की होती है, तो मैं कोशिश करूंगा इसके अंदर अंदर हमारा आज का सेशन खत्म हो जाए। तो पहला एजेंडा पॉइंट जो है वो है जो हमने एक छोटा सा पार्ट छोड़ दिया था, टूल्स एंड टेक्निक्स का, आईटैफ इजाका वाला, उसको कवर करेंगे। फिर उसके बाद मैंने आपसे दो चीज़ें शेयर की हैं। FFIEC की, ये अमेरिका की बॉडी है, फेडरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की एग्जामिनेशन काउंसिल है। बेसिकली ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स भी देती है, और दो फ्रेमवर्क्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और फाइनली मैंने आपको कहा था कि जब हम ये मॉड्यूल ख़त्म कर लेंगे तो हमारा अगला टास्क होगा कि हम एक छोटा सा नेटवर्क बनाएंगे, और उस नेटवर्क को फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करते जाएंगे उसके ऑडिट के पर्पज से, और समझते भी जाएंगे कि नेटवर्क कैसे बनते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फैलते कैसे हैं। तो मैं सबसे पहले वाले एजेंडा पॉइंट पे जाता हूँ। और ये है जी हमारा ऑडिटिंग टूल्स एंड टेक्निक्स। अच्छा जी, आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है? जी सर, आ जी रही है। सर आ रही है। अच्छा जी, तो इसको हमने देखा था। बेसिकली प्रोसेस को समझने की कोशिश की थी। फिर हमने ओवरऑल इसको एक फ्लो की शक्ल में देखा था कि इसके 5 स्टेप्स के अंदर बड़े बड़े कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और जो आखिरी पांचवा स्टेप था उसके अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी, तो वो हमने छोड़ दी थी। और अब आज हम सिर्फ उन एक्टिविटीज़ को देखेंगे जो कि स्टेप 5 की एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे स्टेप 4 ख़त्म हो गया था, यहाँ से स्टेप 5 की एक्टिविटीज़ हैं। तो इसमें आप देखें तो मैं क्विकली सिर्फ एक्टिविटीज से गुजरूंगा, एग्जांपल्स और सोर्सेज बीच बीच में देखते जाएंगे और आगे चलते जाएंगे। जैसे स्टेप 5 है, पहले स्टेप याद कर लेते हैं वापस जाके। स्टेप 5 चीज़ क्या है? डिटर्मिन स्टेप्स फॉर डेटा गैदरिंग। यानी जो अब हम ऑडिट करने गए हैं, उससे पहले हमने समझा था कि ऑडिट किस चीज़ का हो रहा है, उसका स्कोप क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फिर उसकी एक प्री ऑडिट प्लानिंग की थी। अब हम देख रहे हैं कि हम डेटा कैसे गैदर करेंगे स्टेप 5 में। तो स्टेप 5 में सबसे पहले आइडेंटिफाई एंड ऑब्टेन डिपार्टमेंटल पॉलिसी स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस। यानी पहले उनसे पेपर वर्क ले लें कि उनकी पॉलिसीज क्या हैं, स्टैंडर्ड्स कौन कौन से फॉलो करते हैं। जैसे मैंने अभी अब आपके सामने FFIEC का नाम लिया। इससे पहले हम OSS DSS वगैरह बहुत सारी बातें कर चुके हैं, और बहुत मेडिकल के स्टैंडर्ड्स के बारे में हम देख चुके हैं, जनरल स्टैंडर्ड्स के बारे में देख चुके हैं। फिर आइडेंटिफाई अ लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स टू इंटरव्यू। ऑब्वियसली वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ लोग होंगे, मुख्तलिफ लेवल्स पे। जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी वहाँ में भी आप जो बोर्ड की IT स्टीयरिंग कमेटी जिसकी हमने शुरू में बात की थी उसका कोई मेंबर हो, वहाँ से लेके नीचे तक कोई ऑपरेटर या फ्रंट डेस्क का जो बंदा है वो भी हो सकता है। जब आपके पास ये आ गई, फिर आप मेथड्स टू परफॉर्म एवेल्युएशंस देखने की कोशिश करेंगे। जैसे मेथडोलॉजी के आगे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। कंप्लायंस टेस्टिंग कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन if production systems library controls are working as intended. आगे लिखा हुआ है compliance testing of internal controls where sampling could be considered includes user access rights। यानी आप अगर उनके पास 1,000 यूजर्स हैं तो 5, 10, 15 के एक्सेस राइट्स देख लेंगे, सैम्पलिंग कर लेंगे। इसी तरह प्रोग्राम चेंज कंट्रोल प्रोसीजर्स, यानी किस किस के पास कोई चेंज करने की अथॉरिटी है, और अगर है तो उसके प्रोसीजर्स क्या है। अथॉरिटी अगर दो बंदों के पास हो तो वो सिक्योरिटी तो टाइट है, लेकिन फिर वहाँ पे उन दो बंदों की तरफ से गड़बड़ का खदशा है। लेकिन अगर 50 लोगों के पास हो तो फिर बहुत ज़्यादा लोगों के पास है, वो कोई कुछ भी कर सकता है। तो फिर एक बीच में आपको एक गोल्डन रेशो को स्ट्राइक करना होता है कि इतने लोग हों कि वो रोटेट भी होते रहे लेकिन बहुत ज़्यादा भी ना हो, एंड सो ऑन। और टूल्स की जो एग्जांपल्स दी हुई हैं, क्वेश्चनर्स, स्क्रिप्ट्स, डेटाबेसेस, स्प्रेडशीट्स, और इनकी जैसे कैट्स वगैरह, जिनके बारे में हमने पहले भी बात की थी।
अगला है डेवलप ऑडिट टूल्स एंड मेथोडोलॉजी टू टेस्ट एंड वेरीफाई कंट्रोल्स। ये वापस ऊपर कोई रेफर कर रहा है कि ऊपर वाले कोई देखें, वही इसकी एग्जांपल्स हैं और वही इसके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। फिर अगला है या आखिरी है आइडेंटिफाई क्राइटेरिया फॉर एवेल्युएटिंग द टेस्ट्स। यानी आपके जो टेस्ट होंगे, टेस्ट स्क्रिप्ट्स या कैट्स के थ्रू आप टेस्ट करेंगे या किसी भी तरीके से सिस्टम को चेक करेंगे, एवेल्युएट करेंगे, तो उसका एवेल्युएशन क्या होगी कि आपका उस एवेल्युएशन का क्राइटेरिया क्या होगा कि आप एवेल्युएशन ठीक कर रहे हैं कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ऑडिट हुक लगा लेते हैं, तो वो कितने परसेंट डेटा फ्लो को कवर कर रही है। तो अगर वो एक हफ्ते के अंदर अंदर 100% ट्रांजेक्शन्स को कवर कर रही है तो गुड इनफ। लेकिन ऐसा है कि कुछ ट्रांजेक्शन्स महीने बाद होनी है, कुछ 6 महीने बाद होनी है, तो फिर वो ऑडिट काफ़ी नहीं है, फिर आपको उन ट्रांजेक्शन्स को समझने के लिए उनकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी। और आखिर में है द टेस्टिंग मेथड्स विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स ऑब्वियसली, गोज विदाउट सेइंग। अच्छा सॉरी, एक और भी है, आगे लिखा है डिफाइन अ मेथोडोलॉजी टू एवेलुएट दैट द टेस्टिंग एंड इट्स रिजल्ट्स आर एक्यूरेट। जो हमने क्यूए की बात की थी कि हमारे ऑडिट का अपना भी क्यूए होना चाहिए। रिपीटेबिलिटी ऑफ टेस्ट्स एंड रिजल्ट्स होनी चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो, टेस्ट ऐसा ना हो कि वो इब्राहिम आके करे तो चल जाए, लेकिन हम ना आके करे तो वो ना चले। तो रिपीटेबिलिटी होनी चाहिए उसकी। कोई भी आपका टीम मेंबर किसी भी इन्वायरमेंट में उस टेस्ट को कंडक्ट करे तो उसके रिजल्ट्स कंसिस्टेंट निकलने चाहिए। ये क्यूए का एक स्टैंडर्ड मेजर है क्वालिटी एश्योरेंस का, कि रिपीटेबिलिटी होनी चाहिए आपके कामों में। effectively evaluate any test results. Evaluation of any test result requires that initial test results to be analyzed in context of the business environment. तो यानी ये कह रहा है कि हर टेस्ट हर एक पे फिट नहीं आता, आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को भी देखना है, उनका कॉन्टेक्स्ट भी समझना है, तब आपको सही पता चलेगा कि कौन से टेस्ट कंडक्ट करने चाहिए। और अगर कहीं पे भी कोई डेविएशन आती है तो फिर उसको डॉक्यूमेंट करना है। उसके अलावा ये जो हमने पीछे 5 स्टेप्स पढ़े, इसके अलावा एडिशनल एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं उसी इजाका वाले टूल्स एंड टेक्निक्स वाले, जिसको मैं गोल्ड स्टैंडर्ड कह रहा हूँ या आपको कह रहा हूँ कि बार बार उसी को लोग रेफर करते हैं। तो ये 4 एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं। डिफाइन एंड रिकॉर्ड द ऑडिट अप्रोच स्ट्रेटजी, यानी उन पांचों के अलावा आपने अप्रोच और स्ट्रेटजी को रिकॉर्ड भी करना है। फिर आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू एक्सपैंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट एरिया सब्जेक्ट, यानी आप एक लिस्ट भी बनाएंगे कि मेरी टीम क्या क्या पढ़ेगी। इसमें इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेशंस की बात हो सकती है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नए रूल्स रेगुलेशंस आए हैं, कोई इनकी ऑर्गेनाइजेशन का मर्जर वगैरह, जो हमने काफ़ी सारी बातें की उस पर, तो उसको भी आपने अलग से आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई एंड रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू द ऑडिट सब्जेक्ट, ऑब्वियसली ऊपर का ही ऑफशूट है। और आइडेंटिफाई एंड डॉक्यूमेंट रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल्स, अगेन इसके बारे में भी हम बहुत सारी बात कर चुके हैं। तो ये थे जी उसके 5 स्टेप्स। आप इस वाइट पेपर को देखेंगे तो इसके आखिर में इसने बहुत सारे रिसोर्सेज लिखे हुए हैं, यानी रेफरेंसिंग की हुई है। तो आप कहीं पे भी कोई डिटेल देखना चाहें तो उनमें से किसी रेफरेंस को देख सकते हैं। तो ये हमारा पहला एजेंडा पॉइंट था। कोई आपका सवाल है तो मुझे बताएं, वरना भी मूव ऑन और अगले एजेंडा पॉइंट की तरफ चलते हैं। आगे चलते हैं, आपको उसमें ये चीज़ें मज़ीद समझ आएंगी। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मैं FFIEC, मैं उसकी वेबसाइट खोल लेता हूँ ताकि आपको ज़रा आइडिया हो जाए कि हम बात क्या कर रहे हैं। FFIEC, ये आ गया। ओके, ये मैं इसको शेयर करता हूँ आपसे। अच्छा देखिए, ये इनकी वेबसाइट है FFIEC की। इसमें ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है जो लिखा हुआ है कि इट्स अ फॉर्मल इंटर एजेंसी बॉडी, यानी ये सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। एम्पावर्ड टू प्रेस्क्राइब यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स, यानी हुकूमत अमेरिका की ने इसको ये अथॉरिटी दी हुई है कि ये तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, जिसमें बैंक्स आ जाते हैं, जिसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने वाले माइक्रो बैंक्स आ जाते हैं, जिसमें स्टेट बैंक खुद, उनका जो फेडरल रिजर्व है जिसको वो कहते हैं स्टेट बैंक की तरह की चीज़ है, वो खुद आ जाता है। इस तरह सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है उनका, हमारे पास इस तरह SECP है। इस तरह जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वो यूनिफॉर्म प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स और रिपोर्ट फॉर्मेट्स देता है। और इसके मेंबर्स कौन कौन है? फेडरल रिजर्व है, यानी उनका स्टेट बैंक है। फिर फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस, अब ये जितने भी हैं ये मोरलेस हमारे पास फेडरल रिजर्व, हमारे स्टेट बैंक के ही सब्सिडरीज तकरीबन हैं। इनके पास ही अलग अलग बॉडीज़ हैं, किसी हद तक वो भी फेडरल रिजर्व के अंडर ही आती हैं, लेकिन बहरहाल अलग बॉडीज़ हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे डब्बे बने हुए हैं, इनमें से जो आखिरी डब्बा है यहाँ पे लिखा हुआ है IT हैंडबुक इन्फोबेस, और नीचे लिखा हुआ है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस।
अब ये इनकी दो बड़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर ना पब्लिकेशंस हैं इस स्टैंडर्ड में, वो मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। और आपको हमारा एक टॉपिक था जो हमने पीछे छोड़ा था, वो आपको समझ आ जाएगा। जो मैंने आपको कहा था कि मेच्योरिटी मॉडल क्या होता है, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये हम बेसिकली वो चीज़ देख रहे हैं। तो इन्होंने दो चीज़ें पब्लिश की हैं। एक को ये कहते हैं इनहेरेंट रिस्क प्रोफाइल। इसमें आप देखें तो ये जो पहला कॉलम है लेफ्ट साइड से, यहाँ पे लिखा हुआ है कैटेगरी। और कैटेगरी में पहली है टेक्नोलॉजीज एंड कनेक्शन टाइप्स। फिर अगली है टेक्नोलॉजी सॉरी डिलीवरी चैनल्स। फिर इसी तरह करते करते बहुत सारी कैटेगरीज हैं। और हर कैटेगरी में इसने रिस्क लेवल रखे हुए हैं, जैसे लीस्ट, मिनिमल, मॉडरेट, सिग्निफिकेंट और मोस्ट। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल बताई थी ना कि चेंज करने का अथॉरिटी कितने लोगों के पास है। तो अगर वहाँ लिखा हो कि सिर्फ एक बंदे के पास है, तो वहाँ पे आपकी इसका मतलब है इनहेरेंट रिस्क प्रोफाइल बहुत ज़्यादा नहीं है। 1000 में से एक बंदे के पास है, लेकिन उसके अपने चैलेंजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके वहाँ पे वो अथॉरिटी 25 लोगों के पास होती, तो प्रॉबेबली ये मोस्ट में होता उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल कितने एम्प्लॉयज़ हैं जिनको अलाउड है कि वो अपना पर्सनल लैपटॉप या इस तरह की कोई गैजेट लेके आएं और वो इंटरनेट से कनेक्ट कर लें हमारे अपने नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए। तो वो अगर बहुत ज़्यादा लोगों को इजाज़त है और वो फायरवॉल से पास नहीं होता, या वहाँ पे कोई पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो फिर वो इसका मतलब है कि आप मोस्ट रिस्क लेवल में मोस्ट पे हैं। और अगर वहाँ पे पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन है और वो अपना यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करके ही खाली इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है, तो आप लीस्ट या मिनिमल के करीब होंगे। तो इस तरह ये बहुत सारी इसने एक तरफ कैटेगरीज के अंदर पार्ट्स रखे हुए हैं, और फिर हर एक में आपको आइडेंटिफाई किया हुआ है कि आपका इनहेरेंट रिस्क लेवल क्या है। इनहेरेंट, ये मैं आपको थोड़ी देर में एग्जांपल से समझाता हूँ। और दूसरी चीज़, इन्होंने एक साइबर सिक्योरिटी मेच्योरिटी मॉडल दिया हुआ है। मेच्योरिटी मॉडल का मतलब है कि कुछ एरियाज इन्होंने डिफाइन किए हुए हैं कि आप कितने मेच्योर हैं टू डील विद अ सर्टेन सिचुएशन। यानी इधर पहला फैक्टर है गवर्नेंस। तो गवर्नेंस में ये कह रहा है कि अगर आप बेस लाइन पे हैं, यानी आपके एक तरह से 0 नंबर के करीब हैं, और आप बिल्कुल बेसिक काम कर रहे हैं, तो ये वाले काम कर रहे होंगे आप, ये जो 5 काम लिखे हुए हैं। अगर आप इवॉल्विंग स्टेज पे हैं, तो अगेन ये 4 ऐड कर देंगे आप ऊपर वालों में। इंटरमीडिएट स्टेज में है तो ये अगले वाले सर 6। आपकी जो स्क्रीन नहीं स्क्रीन नजर है आ रही वो सर। मेन मेन पेज पे स्टक है, FFIEC के। ओहो, अच्छा। चले आपका माउस मूव कर रहा है सर, बट बाकी अच्छा, जो तस्वीर आपने आ रही है, शेयर आवाज़ किया नहीं आ है रही। वो। जी। ठीक है, ठीक है। तस्वीर जो सर आपकी सर आपने एफ पहला एफ पेज आई सी खोला था डॉट वही जी आ ओ रहा है वी अभी। वही आ रही है। अब ठीक है। अच्छा, मैं जो इसका मतलब है जो मैंने पिछली तुम लोगों को चीज़ें बताई हैं वो भी मिस हो गई हैं। मैं क्विकली सिर्फ शक्ल दिखा जी रहा हूँ सर, बस उसकी। पिछले 4-5 मिनट की मिस हो गई। मैं दिखा देता हूँ। देखो, जो मैंने सिर्फ जो मैं पीछे बातें कर रहा था ना, पहले ये मैं इनहेरेंट रिस्क प्रोफाइल की बात कर रहा था कि एक तरफ कैटेगरीज हैं, जैसे ये टेक्नोलॉजी एंड कनेक्शन टाइप, ये लेफ्ट साइड पे। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। इसमें ये बताता है कि आप लीस्ट एक्सपोज्ड हैं या मोस्ट एक्सपोज्ड हैं बाय नेचर ऑफ यू और योर बिजनेस। कुछ बाय नेचर ही ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं, कुछ बाय नेचर ही कम एक्सपोज्ड होते हैं। जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड को आप एक्सपोज्ड ही नहीं होंगे अगर आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन नहीं हो रही, तो आपको वहाँ पे लीस्ट आ जाएगा। इसी तरह बहुत सारी कैटेगरीज और हैं, और हर एक में उसने बताया हुआ है कि आप इनहेरेंटली, यानी बाय नेचर ऑफ योर बिजनेस, आप कितने एक्सपोज्ड हैं। बहुत सारी कैटेगरीज में उसने बनाया। और आखिर में वो आपको कहता है कि आप टोटल जो स्टेटमेंट्स थी उनमें लीस्ट को कितने में टिक किया आपने, मिनिमल को कितने में टिक किया, मॉडरेट एंड सो ऑन। और उसकी बेसिस पे आप फिर अपने आप को असाइन करते हैं कि हम ओवरऑल मॉडरेट और सिग्निफिकेंट के दरमियान है, या जो भी आपका नंबर बनता है। अच्छा जी, ये था एक चीज़। और जो दूसरी चीज़ जो मैं आपको दिखा रहा था वो है मेच्योरिटी मॉडल। अब मेच्योरिटी मॉडल आपको नज़र आ जाएगा यहाँ से। तो मेच्योरिटी मॉडल में आप देखें तो एक तरफ फैक्टर्स हैं। जैसे पहला फैक्टर है गवर्नेंस। वो कह रहा है कि गवर्नेंस में अगर आप बेसलाइन लेवल पे होंगे, तो आप ये वाले 5 काम कर रहे होंगे। अब स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को ना? जी सर, अब आ रही है। गवर्नेंस में अगर आप जी इवॉल्विंग सर। लेवल पे होंगे, तो ये 4 काम ऐड हो जाएंगे, आप कर रहे होंगे। इसी तरह इंटरमीडिएट और एडवांस्ड और इनोवेटिव लेवल पे होंगे, तो यहाँ तक पहुंच जाएंगे आप। पीछे वाले सारे भी करते रहेंगे और ये साथ 2 और करेंगे। तो अगर आप कर रहे हैं तो यस लिख देंगे, नहीं कर रहे तो
नो लिख देंगे, और अगर कर रहे हैं लेकिन कुछ कंडीशनल है तो ये यस कंडीशनल लिख देंगे। तो ये पहली कैटेगरी है गवर्नेंस, इस तरह। फिर इसके बाद अगली कैटेगरी स्ट्रेटजी और पॉलिसीज है। इसी तरह आईटी एसेट्स मैनेजमेंट और बहुत सारी कैटेगरीज हैं, रिस्क मैनेजमेंट की। ये 39 पेजेस हैं। तो ये इस सब में आप अपने आप को असेस कर लेते हैं। मैं आखिर में जा रहा हूँ। और असेस करके फिर आप इन दोनों को, यानी एक तरफ आपके पास हो गया मेच्योरिटी मॉडल, एक तरफ आपके पास हो गया इनहेरेंट रिस्क। तो इन दोनों को, जैसे हम, आपको याद है कि हम लोग रिस्क की जो मैट्रिक्स बनाते थे, एक तरफ सिविरिटी होती थी और एक तरफ प्रोबेबिलिटी होती थी ना। तो उसी सर तरह, स्क्रीन फिर गायब हो गई। और स्क्रीन है ही नहीं इसलिए गायब हुई है, अच्छा। वो यस। आपको याद होगा, रिस्क को जब हम प्रोफाइल करते थे तो एक तरफ हम लिखते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क और एक तरफ इम्पैक्ट ऑफ रिस्क ना, यानी जी कितना सर ज्यादा भाई। नुकसान होगा और एक तरफ उसके होने का कितना चांस है। तो इसी तरह फिर अब जिसका 25 टोटल आता था सर, उसी की हाँ, बात कर रहे हैं ना? 25 या कुछ भी आप रख सकते हैं। तो इसी तरह आप इन दोनों को भी, एक को एक एक्सिस पे रखते हैं, यानी मेच्योरिटी मॉडल को एक एक्सिस पे रखते हैं और अपनी इनहेरेंट रिस्क को एक तरफ रखते हैं। तो एक बंदा जिसको पहले ही बहुत खतरा है और वो मेच्योरिटी मॉडल में भी बहुत नीचे है, तो इसका मतलब है वो शदीद रिस्क को एक्सपोज्ड है ना। और दूसरी तरफ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको, जो इनहेरेंटली रिस्की नहीं है उसका बिजनेस, और वो मेच्योरिटी में अच्छी है, तो इसका मतलब है वो लीस्ट एक्सपोज्ड है। तो आप अपने आप को फिर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं एफएफआईसी के मॉडल के मुताबिक और हैंडल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी क्लास में आज आए ना, फॉर एग्जांपल फिजिकली आए, हम लोग 3 से 6 क्लास कर रहे थे। अब सवाल ये है कि आप में से घर वापस सही सलामत अफ्तारी पे पहुंचने में हर बंदे की हम असेसमेंट करने लगे हैं। तो इनहेरेंट रिस्क, अगर आपने अपनी क्लास से निकल के खाली जनवरी 4 तक जाना है, तो आपका इनहेरेंट रिस्क लीस्ट है, कोई रिस्क नहीं है। प्रोबेबली आपको रास्ते में कोई नहीं लूटेगा, प्रोबेबली आपका एक्सीडेंट ही नहीं होगा। लेकिन अगर आपने फर्ज करें, ये फातिर, तुमने स्टील टाउन जाना था, फातिर ने स्टील टाउन सर फर्ज। सर शादी टाउन की एग्जांपल ले लें, वो भी काफी खतरनाक अच्छा रास्ता हाँ, है। सही है, वैस सादी टाउन जा रहा है और फातिर जो है वो स्टील टाउन जा रहा है। तो अब फर्ज करें इन दोनों का, अब एक तरफ हम रिस्क प्रोफाइल बना लेते हैं। तो सवाल होगा कि आप गाड़ी में हैं, मोटरसाइकिल में हैं, बस पे हैं, साइकिल पे हैं या पैदल हैं। इससे आपकी रिस्क प्रोफाइल चेंज होती जाएगी। अब गाड़ी में है तो कौन सी गाड़ी है, मोटरसाइकिल पे हैं तो कौन सी मोटरसाइकिल है, रिस्क प्रोफाइल चेंज होती जाएगी। इसी तरह आप कौन सा रूट लेंगे, उससे रिस्क प्रोफाइल चेंज होती जाएगी, यानी आपका इनहेरेंट रिस्क चेंज होता जाएगा। एक तरफ मिनिमल होगा, एक तरफ मैक्सिमल होगा। ये रिस्क की बात हो गई। और दूसरी तरफ आप खुद कितने लायक या ना लायक हैं। फॉर एग्जाम्पल, रास्ते में कोई आपको पिस्तौल दिखाता है तो आप उससे लड़ पड़ेंगे, या आप उसको कहेंगे अच्छा यार ये ले लो नकली वाला मोबाइल, इसको पकड़ा देंगे, अच्छे वाला आपने छुपा के रखा होगा। तो इसका मतलब है मेच्योरिटी में आप ऊपर हैं। अगर असली वाला देते हुए लड़ पड़ेंगे, इसका मतलब मेच्योरिटी में बहुत नीचे हैं। तो आप मेच्योरिटी में भी नीचे हैं, और जा भी आप जो है एक थकी हुई साइकिल पे रहे हैं और रास्ता भी गलत ले रहे हैं, तो इसका मतलब है आप शदीद बुरी तरह एक्सपोज्ड हैं और आपका ऑडिट मुझे बहुत स्ट्रांगली करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जो है जनवरी 4 जा रहे हैं और पैदल जा रहे हैं, या एक सेफ सी किसी गाड़ी में जा रहे हैं, तो फिर मुझे आपका लंबा चौड़ा ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स पढ़ के तो आपको ऑडिट करके आपको बता दूंगा कि भाई बहुत सीरियस मसाइल नहीं है आपके साथ। तो ये एक और, यानी कि एफएफआईसी का एक और बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड है। और ये इसकी जो कंपैरिजन करें अगर इसको आप आईटीएफ के साथ और इजाका के साथ ना, तो इसकी लैंग्वेज बहुत आसान है। यानी इसको पढ़ना बहुत आसान है। इसके जो 40 50 100 सफ़े हैं वो आप बड़े आराम से एक स्टोरी की तरह पढ़ लेते हैं। वो इजाका की लैंग्वेज काफ़ी मुश्किल है, वो उन्होंने जानबूझ के टेक्निकली स्ट्रॉन्ग रखी हुई है, क्योंकि उन्होंने अपनी सर्टिफिकेशन करानी होती है, अपने स्टैंडर्ड्स बेचने होते हैं एंड सो ऑन। बात इसमें भी वही सारी समझ आ जाती है। तो आपको प्रैक्टिकली जब भी आप करने लगें तो बेहतर होगा कि आप ये एफएफआईसी या डीएसएस वाला भी पढ़ लें। तो उससे आपको तकरीबन, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हम कोर्स कर रहे हैं ना ऑडिट वाला, अब इसमें हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की चीज़ें भी पढ़ रहे हैं। हालांकि वो उनके लिए और कोर्स हैं, लेकिन ये हमें एक बेसिक से लेवल पे ले जाता है ये कोर्स। और इसके बाद जब हम उसको पढ़ने लगते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिस्क मैनेजमेंट आप कहीं और भी पढ़ें, तो आपके पास एक बेसिक सा नॉलेज का लेवल सेट होगा। इसी तरह हम आगे डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग पढ़ेंगे, तो वो हमें तकरीबन एक आध घंटे में पढ़ेंगे हम लोग, और वो आपको आगे के लिए जब आप उसको डिटेल में कहीं पढ़ने लगेंगे या इम्प्लीमेंट करने लगेंगे तो प्रिपेयर कर देगा। तो इसी तरह ये एफएफआईसी का स्टैंडर्ड या डीएसएस का स्टैंडर्ड भी आपको
प्रिपेयर कर देता है ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी असेसमेंट के लिए, और डिटेल असेसमेंट के लिए फिर आप कोई और स्टैंडर्ड पढ़ते हैं तो आपको बेसिक चीज़ें पहले से पता होती हैं, तो वो स्टैंडर्ड पे इतना मुश्किल नहीं लगता है। तो ये हमारा। सर जी ये जी। इसमें लेफ्ट साइड पे जो बेस लाइन, इवॉल्विंग, इंटरमीडिएट, एडवांस, ये क्या चीज़ है सर? अच्छा। इनोवेटिव, पांच, हाँ, हर किसी की पांच हर एक कैटेगरी। को ये बेसिकली आपको ना कैटेगराइज कर रहा है कि आप इस पर्टिकुलर चीज में बेसलाइन स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं, यानी बेयर मिनिमम कर रहे हैं, या उससे ऊपर चले गए हैं। इस चीज को कहते हैं मेच्योरिटी मॉडल, कि आप इस पर्टिकुलर चीज में कितने मेच्योर हो गए हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन फर्ज करें 3 4 5 साल से ऑडिट करवा रही है और उस पे उसके रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट कर रही है, तो वो बहुत मेच्योर हो जाती है ना। वो सिर्फ बेसिक चीजें नहीं कर रही होती, उसको सजेशंस आई होती हैं, वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे होते हैं, तो वो अगले काम भी कर रहे होते हैं। इसमें अगर आप देखें ना, मेरे सामने भी डॉक्यूमेंट नहीं खुली, लेकिन इसमें आप देखें तो जो इनोवेटिव मॉडल है ना, उसमें बोर्ड या बोर्ड की कमेटीज फिर इन्वॉल्व हो जाती हैं, और वो जो भी उनको नीचे से रिकमेंडेशन आती है ऑडिटर्स से या किसी कमेटी से, तो वो उसको बोर्ड में रखते हैं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो ये मेच्योरिटी का हाईएस्ट लेवल होता है कि आप इनोवेटिव, इनोवेटिव का मतलब होता है कि प्रॉब्लम को देख के नित नए सोल्यूशन निकालना, या प्रॉब्लम के बगैर भी निकालना ट्रेंड्स को देखते हुए। तो कुछ बंदा बिल्कुल बेसलाइन काम कर रहा होता है, जैसे उमर तुम जो है ना, जिस तरह का पेपर करते हो, तो तुम्हारे जो है ना, तुम कहते हो चलो 60 नंबर भी आ जाए तो बहुत है, ऐसे ही है। सर ऐसा ही है सर। इसको कहते हैं बेसलाइन। और जो इनोवेटिव होगा वो कह रहा होगा नहीं, मुझे 95 से नंबर तो कम चाहिए नहीं है, तो वो भी तुम ये करते हो। वो सर भी सर फर्ज करें उमैर का दूसरा एक वर्जन है या यही वाला वर्जन है, वो सर इनोवेटिव भी हो सकता है और वो बेसलाइन भी हो सकता है। तो इसी तरह हर चीज़ में मेच्योरिटी मॉडल इसको कहते हैं कि आप, ये ग्रेडेशन होती है कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ में कितने ज़्यादा मेच्योर हैं, कितना उसको सीरियसली देख रहे हैं। तो एक तरफ मेच्योरिटी मॉडल हो गया, और एक तरफ हमारा दूसरी चीज़ क्या थी? बेस लाइन सर। बेसलाइन। बेसलाइन इनहेरेंट रिस्क कह लें उसको, ठीक, कि आपका इनहेरेंट जी। रिस्क, और एक तरफ मेच्योरिटी मॉडल। तो इन दोनों को आप मिल के देखते हैं, मिला के देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपको इस वक्त कितने शदीद ऑडिट की ज़रूरत है। हो सकता है हो बहुत ज़्यादा, हो सकता है बहुत ज़्यादा ना हो। तो ये था हमारा दूसरा एजेंडा पॉइंट। अब मैं आखिरी एजेंडा पॉइंट को खोल रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक बेसिक नेटवर्क से शुरू करेंगे, और उस बेसिक नेटवर्क को हम फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करते जाएंगे। तो ये देखिएगा, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये एक सिंगल स्लाइड है पावर पॉइंट की, ये आपके ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं आपके कैनवस पे। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है इट इज़ ए बेसिक नेटवर्क स्मॉल। आपको नज़र आ रही है जी प्रेजेंटेशन सबको? यस सर। जी जी अच्छा। सर आ रही है। अच्छा, ये जी कह रहा है सर आ कि रही। अ स्मॉल ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइडिंग, यार ये टॉकिंग मेरा नाम आ रहा है आगे, मुझे नजर नहीं, अच्छा आ गया। स्मॉल ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइडिंग वेबसाइट बिल्डिंग, मैनेजमेंट एंड एसोसिएटेड सर्विसेज। यानी ये एक छोटा सा बिजनेस है, और ये वेबसाइट बनाता है और उनके लोगों को मैनेज करता है, और उससे रिलेटेड सर्विसेज देता है यूजिंग थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स, यानी गो डैडी वगैरह, और इस तरह के किसी से ले लेता है स्पेस, किसी सी पैनल ले लेता है किसी से, और होस्टिंगर वगैरह से, और आपकी थर्ड पार्टीज को सर्विस, किसी भी क्लाइंट को सर्विस देता है। तो इनका बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, और ये कुछ ही अरसे में एक्सपेंड करेंगे। तो अब ये है कैसा है ये नेटवर्क इसका, कि आप देखें, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि एक कमरा है जिसके अंदर इनकी टीम 1 बैठी हुई है, 4 लोग हैं, चारों के पास कंप्यूटर हैं। और वो उनका काम क्या है कि वो ऑपरेशंस को देखते हैं, यानी वेबसाइट बनाते हैं, उसको मैनेज करते हैं, और अपनी जो वेबसाइट है इनकी, इस कंपनी की अपनी वेबसाइट, उसको भी मैनेज करते हैं। इसी तरह टीम 2 है जो ऑपरेशंस को देखती है, ऑपरेशंस का जो पार्ट देखते हैं वो कंटेंट क्रिएशन है, यानी ये वेबसाइट बिल्डिंग के साथ साथ जो उसके अलाइड काम है, एसईओ को देखती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को, और सोशल मीडिया मैनेजमेंट को, यानी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सोशल मीडिया मैनेजमेंट या मार्केटिंग कह लें उसको देखती है। तीसरी जो टीम है वो क्लाइंट मैनेजमेंट को देखती है, यानी जो उनके पास ग्राहक आए हुए हैं उनके रोज़मर्रा के सवालात, उनके प्रॉब्लम्स, ट्रबल शूटिंग वगैरह, कोई उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, कम हो गई, अपसाइड एसएलएस उनके साथ जो हुए हैं, उस चीज़ को देखती रहती है। मार्केटिंग करती है, और वेंडर मैनेजमेंट करती है, यानी गोडैडी और होस्टिंगर के साथ अगर जो उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको देखती रहती है, उनके साथ जो एसएलए हैं उनको देखती रहती है कि मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं। ये 3 कमरे हैं। चौथे कमरे में मैनेजमेंट बैठी हुई है, 2 लोग हैं, ऊपर भी 2 थे, यहाँ भी 2 हैं, और इनका काम है ऑपरेशंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखना। तो एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कितने 8 2 10 2 12 लोग हैं। अब ये जो कमरे हैं, ये इन सब में ये कैमरा लगा हुआ है, ये नॉन वाईफाई है, यानी ये नॉन वाईफाई का मतलब है कि ये केबल से कनेक्टेड है आपके
नेटवर्क को। और ईथरनेट केबल से होता है। जी, और ये मैनेजमेंट ऑफिस में इसकी मॉनिटरिंग होती है, और जो इसकी फुटेज है वो सर्वर पे स्टोर होती है। अब देखते हैं सर्वर वगैरह किधर है। तो ये जो चारों कमरे हैं, इनके कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं ईथरनेट केबल से एक स्विच को, जो 24 पोर्ट का स्विच है। तो काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे इनको 12 कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं, लेकिन वो 4 ये भी हैं, कैमरे भी हैं, इन्होंने भी कनेक्ट होना है, तो 16 कनेक्शन इसके यहाँ पे इस्तेमाल हो गए। फिर ये स्विच के बाद इनका एक सर्वर लगा हुआ है। सर्वर जो है वो एप्लीकेशन सर्वर है, यानी ज़ाहिर वेबसाइट्स बनाते हैं वगैरह, तो जो बेसिक एप्लीकेशन है वो सर्वर पे है, यहाँ से एक्सेस होती है। डेटा स्टोरेज होती है, मुख्तलिफ क्लाइंट्स का डेटा, उनकी वेबसाइट्स के जो बैकअप वर्जन्स हैं वगैरह वो इधर स्टोर हो रहे हैं। वेबसाइट यानी जो इनिशियल आपने बनाई, और फिर जो भी डेटाबेसेस रिक्वायर्ड हैं वगैरह वो इस सर्वर पे हैं, और ये लोग एक्सेस करते हैं थ्रू दिस स्विच। फिर इस स्विच के बाद एक राउटर लगा हुआ है, राउटर के बाद एक मॉडेम लगा हुआ है, और मॉडेम इंटरनेट से कनेक्टेड है। और ये सारी चीज़ें, यानी स्विच और सर्वर और राउटर और मॉडेम, ये एक सर्वर रूम में पड़े हुए हैं। अब इसके बाद ये सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं, ये इनको अलाउड है कि ये अपनी पर्सनल डिवाइसेस भी लेके आएँ। तो ये मोबाइल और लैपटॉप और कोई गेम शेम भी, और घड़ियाँ वड़ियाँ भी ले आते हैं अपनी, स्मार्ट वॉचेस वगैरह। क्योंकि आईटी की जो इन्वायरमेंट होती है वो ज़रा खुली डुली होती है, वो उसमें लोगों को अलाउड होता है, क्योंकि वो उधर ही थोड़ी देर काम करके लेट भी जाते हैं, गेमें भी खेल लेते हैं। तो ये थ्रू वाईफाई कनेक्टेड है इस राउटर को, और एक्सेस करते हैं ये लोग जो आपका बिजनेस का इंटरनेट है उसी को, अपनी प्राइवेट डिवाइसेस से। अच्छा जी, और ये नीचे देखें तो ये सर्वर जो है ये कनेक्टेड है एक सर्विसेज के साथ भी, नीचे से जो एरो जा रहा है, जिसमें प्रिंटिंग और फैक्स वगैरह, और वो जो सारी चीज़ें हैं वो मैनेजमेंट के दफ्तर में पड़ी हुई हैं। आपको कोई प्रिंट निकालना है तो आप प्रिंट का ऑर्डर देते हैं, वो साथ वाले कमरे में मैनेजमेंट वाले में चला जाता है, आप उठा के ले आते हैं वगैरह वगैरह। तो ये एक बेसिक नेटवर्क है जिससे हम शुरू करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको फैलाते जाएंगे। ये आप गौर करें तो ये आपके घर के नेटवर्क से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आपके घर में 3-4 कंप्यूटर हैं, और और किसी एक को आपने प्रिंट सर्वर बना लिया, तो बस उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है फिलहाल। ये आप लैपटॉप और मोबाइल भी यूज़ करते हैं, घर में शायद कैमरा वैमरा भी आप लगा लेते हैं। तो इसको अब हम आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे, और समझते जाएंगे कि किस जगह क्या कंपोनेंट नया लगना है। अब आप इसको देख के ना, आपके जहन में बहुत सारी एनहांसमेंट आ रही होंगी, जैसे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे फायरवॉल तो है ही नहीं, इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें, या और भी बहुत सारी चीज़ें फिलहाल मैं बोलना नहीं चाहता ताकि आपको आइडियाज़ ना आए। आइडियाज़ आप खुद लेके आइएगा। पहला आपका काम ये है कि आप लोगों ने करना क्या है, कि ये मैं असाइनमेंट के तौर पे अपलोड कर दूंगा। आपने मुझे सिर्फ ये बताना है कि इसमें कोई एरर है इस डायग्राम में जो इसको इन ऑपरेबल बना रहा हो। यानी आपने ये नहीं कहना कि इसको इन्हांस किया जा सकता है फायरवॉल लगा के या फलानी चीज़ लगा के। आपने ये बताना है कि देखो, ये जो मॉडेम है इसको तो राउटर से पहले लगा होना चाहिए, इस तरह तो काम इंटरनेट कनेक्ट ही नहीं कर सकते आप। पहले मॉडेम, पहले राउटर, मॉडेम होगा फिर राउटर होगा। जो बात गलत है, ये ठीक लगा हुआ है, पहले राउटर होता है फिर मॉडेम होता है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आ रही है इसमें जो कि इनऑपरेबल बना रही है सारे के सारे सिस्टम को, कि ये चल ही नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जांपल आपको नज़र आ रहा होगा कि फिलहाल एक स्विच से, ये 24 पोर्ट के स्विच से सिर्फ एक इथरनेट केबल जा रही है 4 कंप्यूटर्स की तरफ। तो आप अज्यूम करें कि वो आगे से एक और स्विच लगा है और वो 4 में डिवाइड कर रही है। तो ऐसी बेसिक सी चीज़ को छोड़ दें। कोई आपको फंडामेंटल प्लान में एरर नज़र आ रहा हो तो वो आपने मुझे बताना है, ठीक है? अभी आप क्लास में डिस्कस ना करें, खुद आप पढ़ें, इसको देखें। ये कोई मुश्किल नहीं होता पढ़ना। आपके पास जो कोटाना वगैरह है, ये क्या होता है, जो व्हाट्सएप पे जो एआई वाला टूल है, उस पे आप लिख देंगे कि शुड मॉडेम बी प्लेस्ड बिफोर राउटर और आफ्टर इट, तो आपको बता देगा कि मॉडेम शुड बी प्लेस्ड आफ्टर राउटर। तो इस तरह इस सारे को देखें, और देखें कि कहीं पे आपको कोई प्लान में गड़बड़ नज़र आ रही है कि नहीं, जिसकी वजह से ये सिस्टम चल ही नहीं सकता। तो अगली क्लास इंशाल्लाह हम यहाँ से शुरू करेंगे कि आप बताएंगे कि ये फलानी चीज़ को इधर शिफ्ट कर दें, तो आपका चलना शुरू हो जाएगा। हो सकता है गड़बड़ ना भी हो, तो ये ट्रिक क्वेश्चन है, हो सकता है ये ठीक हो। सही है जी। सर इसमें सवाल ये है कि चलना चाहिए या नहीं है, दूसरा इसको होना कैसे चाहिए, वो हम क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता, एक मैंने आपको बताया ना, क्या कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे ना। अभी तो हुआ ठीक है ये सर, कि ठीक। एक बंदा है, उसको कहीं से वेबसाइट का कॉन्ट्रैक्ट मिला अमेरिका से, फाइवर पे, और उसने 8-10 बच्चे बैठा के तो वो बनानी शुरू कर दी है ना।
तो अब ना वो इतना एक्सपर्ट है ना बच्चे इतने एक्सपर्ट हैं, तो शुरू ऐसे ही होता है कि आप ना एक आध कमरे से कोई बिजनेस शुरू कर देते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता फिर एक्सपैंड होता है। तो उसी तरह उसकी साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी नीड्स भी एक्सपैंड होती हैं। तो बेसिकली मकसद ये है हमारा इस एक्सरसाइज का कि हम तकरीबन हर क्लास या हर दूसरी क्लास में इस डायग्राम को थोड़ा थोड़ा अच्छा करते जाएंगे। लेकिन अभी आपसे सवाल सिर्फ ये है कि अच्छा करने की बात नहीं हो रही, ये चल सकता है कि नहीं, इसका पहिए जो हैं वो छत पे तो नहीं लगे हुए कहीं, बस ये चीज़ देखनी है आपने खाली। मतलब कि सर इसमें हम कोई चीज ऐड भी कर सकते हैं और रिमोट भी नहीं नहीं नहीं, फर्क कुछ ऐसा कुछ भी नहीं करना, यानी इसको एनहांस नहीं करना आप लोगों ने। रीअरेंज करना है। इसको एनहांस नहीं करना, सिर्फ ये बताना है कि ये प्रैक्टिकल है कि नहीं, चलता है कि नहीं, इस गाड़ी के टायर नीचे लगे हुए हैं, इंजन टायर इंजन से चलते हैं, एक मेरे पास वो भी है स्टीयरिंग, एक गियर बॉक्स भी, एक सीट भी है, तो ये चल सकता है, ये बताना है अभी मतलब टेक्निकली इसमें कोई गलती ना हो हाँ, बस। टेक्निकली कोई गलती नहीं है। एनहांस हम इंशाल्लाह इसको बाद में साथ साथ करते रहेंगे, आखिर में इंशाल्लाह जब हम पहुंचेंगे इस कोर्स के एंड पे तो ये इंतहाई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आपका बन चुका होगा। इसका आपकी क्या कहते हैं उसको, कैनवस पे इसका पावर पॉइंट वर्जन भी है, तो आप इसको कुछ जो चेंज करना चाहते हैं आप उधर ही पावर पॉइंट खोल लें और ड्रैग करके आगे पीछे चीज़ कर लें। और इसको अगर अगर आप करना चाहते हैं तो हम अगली क्लास में फिर इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। ठीक है सर। राइट सर। किसी का कोई सवाल है तो मुझे बताएं, वरना हम छुट्टी करते ठीक हैं। है सर। उमर, कोई सवाल नहीं है तुम्हारा? नहीं नहीं सर, आज कोई सवाल नहीं। आज कोई सवाल नहीं है? सर किसी और सर का कोई सवाल जी? शुएब, खिजर, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी शुएब, सवाल कोई नहीं है? नहीं सर सर, आप गॉट इट। ओके। ठीक है। नबीहा तुम सर लेट आई हो, आपने तुम्हारा भी कोई सवाल नहीं है? नो सर। लेट भी नहीं आई, लेट नहीं आई या सवाल कोई नहीं है? नहीं नहीं सर, सवाल कोई नहीं है। अच्छा, खान साहब। सर यार, आपने आपने एक सर समरी भी दी थी साथ में, हाँ ऑडिट स्टेप की हाँ समरी। वो मैंने आपको कहा था ना कि ये जो मॉड्यूल नंबर 2 है, ये एक्चुअली 1 है जो हमने नंबर 2 पे कवर किया, उसको मैं एक पैकेज कर दूंगा। तो वो समरी है बस, कि आप आइंदा जब आपसे कोई पूछे ना कि ऑडिट के स्टेप्स क्या होते हैं, तो आप एक पेज हमेशा आपके पास हो और आप उससे देख के बता सकें कि ऑडिट के एक्चुअली प्रोसीजर ये होता है, तो वो सर उसको लेकिन पढ़ने। उसमें आखिर में जो कंटिन्यूस आखिरी लास्ट इंप्रूवमेंट की दो बात है। तीन जी सर, दो तीन स्टेप है, वो तो मतलब ऐसा है कि जैसे वो तो इंटरनल ऑडिट है, अगर कोई हाँ एक्सटर्नल बिल्कुल करेगा तो बिल्कुल। वो हाँ खुद तो नहीं उसको आएगा दोबारा से एग्जैक्टली करने। उसको मैंने यही इसीलिए स्पेसिफाई नहीं किया कि एक्सटर्नल है या इंटरनल है ना, उसको मैंने सर इसीलिए ऊपर सर छोड़ा है कि अगर आप इंटरनल ऑडिटर के तौर पे देख रहे हैं तो वो भी आपके काम आए, और एक्सटर्नल ऑडिटर हैं तो आखिरी वाला जो नंबर 7 या 6 है वो निकल जाएगा उससे। जी सर। ठीक है सर। और ठीक है सर, जी जी। सर उस समरी में एक, सर फ्लो में थोड़ा सा था रिस्क इंफॉर्मेशन गैदरिंग और रिस्क एनालिसिस। रिस्क हाँ एनालिसिस स्टेप 2 या 3 पे लिखा हुआ है और इंफॉर्मेशन गैदरिंग उसके बाद आ रहा है, तो वो विदाउट इंफॉर्मेशन गैदरिंग रिस्क एनालिसिस पे कैसे जा सकते हैं? हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन एक्चुअली ना होता क्या है कि अभी जिस तरह अभी हमने थोड़ी देर पहले जहाँ से शुरू किया था ना, स्टेप नंबर 5, आप गौर करें तो हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग तो उसमें कर रहे हैं ना, ऐसा ही था ना, 5वें जी सर। स्टेप में। लेकिन उससे पहले आप देखें तो स्टेप 4 में हम सारे का सारा प्लान भी बना चुके हैं, उससे पीछे हम स्कोप भी सेट जी कर सर। चुके हैं, यानी रिस्क वगैरह भी देख चुके हैं। तो ये हैंड हैंड इन हैंड चलता रहता है कि जब आपको ऑडिट के लिए बुलाता है ना, तो वो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको दे देता है ना, तो उसकी बेसिस पे आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट शुरू कर देते हैं और वो फिर इवॉल्व होती रहती है। तो ये आपने सही पॉइंट आउट किया है, लेकिन ये होगा ऐसे ही कि आप इनिशियल रिस्क मैनेजमेंट आपको बिल्कुल शुरू में ही करनी पड़ेगी। ठीक है सर, वो यानी प्लानिंग में ही हम बेसिक रिस्क हाँ, बेसिक एनालिसिस कर करते लेंगे रहेंगे और वो उसका आहिस्ता जो आहिस्ता हमारे फिर वो पास। बढ़ती रहती है, जो जो आप लोगों के इंटरव्यू करते हैं, जो जो आप कोई ऑटोमेटेड टूल लगाते हैं, कोई कैट्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है। ठीक है सर। थैंक यू जी, हमारा टाइम भी ख़त्म होने वाला है जूम की मीटिंग का। तो जो साद सॉरी ओवैस, जो लोग अटेंड नहीं कर सके ना, मैं ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करके तो उसका लिंक तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, वो उन लोगों को भेज देना कि वो भी देख लें हमने क्या बात की है। सही है। राइट राइट सर, बिल्कुल सही है। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीबडी। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।